हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान से स्टार्ट करेंगे। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी, यानी कि रजिया सुल्तान ने 4 साल शासन किया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया को तुर्की अमीरों ने 1236 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बिठाया। तो रजिया सुल्तान को तुर्की अमीरों ने जो है 1236 ईस्वी में सुल्तान के पद पर बैठाया था। इस प्रकार वह प्रथम मुस्लिम महिला बनी जिसने शासन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से संभाली। तो इस प्रकार देखा जाए तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला बनी जिसने शासन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी काबा और कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में जाना शुरू किया। तो चोंगा यानी काबा और कुल्हा का मतलब टोपी हुआ। तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की तरह जो है राज दरबार में जाना शुरू कर दिया था। पुरुषों की वेशभूषा में जाना शुरू कर दिया था राज दरबार में। रजिया सुल्तान प्रथम महिला तुर्क शासिका थी। रजिया सुल्तान के खिलाफ उसके दरबारियों ने उसके स्त्री शासक होने के कारण पुरुष कुंठा से ग्रसित होकर बगावत कर दिया। तो रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है उसके दरबारियों ने ही उसके स्त्री शासक होने के कारण पुरुष कुंठा से ग्रसित होकर जो है बगावत कर दिया। तो रजिया सुल्तान एक महिला थी, तो स्त्री शासक होने के कारण ही जो है उसे पुरुष जो थे उसके दरबारी वो पुरुष कुंठा से ग्रसित होकर बगावत कर दिया। पर अपने कूटनीतिक चालों से रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों के विरोध व विद्रोह को दबा दिया और अपने कूटनीतिक चालों से रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों के विरोधों व विद्रोह को जो है दबा दिया था। रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगुन को अमीर हाजिब बनाया। तो रजिया सुल्तान ने इख्तियारुद्दीन एतगुन को जो है अमीर हाजिब का पद दिया था। उसने अबिसिनिया के एक दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखर यानी घोड़ों का सरदार और फिर नायब ममलिकत यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो अबिसिनिया का एक दास था जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखर यानी घोड़ों का सरदार और फिर जो है नायब ममलिकत प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इससे जो है क्या हुआ, तुर्क सरदारों में जो है विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो तुर्क सरदारों में जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई वह अबिसिनिया के एक दास को जो है जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखर यानी घोड़ों का सरदार बना दिया था। इसीलिए तुर्क सरदार जो है विद्रोह करने लगे थे। गैर तुर्क को सामंत बनाने के रजिया द्वारा किए गए प्रयासों से तुर्की अमीरों उसके खिलाफ हो गए। तो देखेंगे तो ये जो जमालुद्दीन याकूत था वह गैर तुर्क था, इसलिए उसके सामंत रजिया के जो सामंत थे वह उसके विरुद्ध जो है विद्रोह करने लगे थे। तो किसी गैर तुर्क को सामंत बनाने के रजिया द्वारा किए गए प्रयासों से तुर्की अमीर उसके खिलाफ हो गए। तो गैर तुर्क जमालुद्दीन याकूत जो था गैर तुर्क था, क्योंकि उसके दरबार में ज़्यादातर तुर्क सामंत ही थे। रजिया के दरबार में उन्होंने रजिया को बंदी बना लिया और दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया। तो इसके बाद देखा गया कि रजिया को बंदी बना लिए उसके जो सामंत थे और फिर गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। तो रजिया ने जो उसको गद्दी पर से उसके सामंत हटा दिए, उसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से निकाह किया और पुनः गद्दी पर बैठने का प्रयास भी करने लगी, परंतु वह असफल रही, उसे सफलता नहीं मिली थी। और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास जो है हिंदू डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। तो रजिया की मौत जो है 1240 ईस्वी में हो गई थी। 1236 ईस्वी में उसने गद्दी पे बैठी और 1240 ईस्वी में उसकी हत्या हो गई रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को सामंतों ने गद्दी पर बैठाया, दिल्ली की गद्दी पर। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल था 1240 से 1242 ईस्वी यानी 2 वर्ष। रजिया को गद्दी से हटाकर 1240 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। तो रजिया को गद्दी से हटाकर 1240 ईस्वी में तुर्की सरदारों यानी तुर्की अमीरों ने जो था वह मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। बहराम शाह ने अपने शासनकाल में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब का पद बनाया। तो बहराम शाह ने जो है अपने शासन को कम करने के लिए यानी सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब का पद बनाया।
उसने नायब के पद पर सर्वप्रथम मलिक इख्तियार को बैठाया था और उसने नायब के पद पर जो है सर्वप्रथम मलिक इख्तियार को बैठाया था। और उसने कम क्यों किया? सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए ही नायब का पद बनाया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बनाया था। आप लोग से पूछा जा सकता है नायब का पद किसने बनाया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बनाया था नायब का पद। मई 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को बंदी बना लिया और उसे मार डाला। और वहीं पे देखा गया है मई 1242 ईस्वी में ही तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को बंदी बना लिया और उसे मार भी डाला। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका शासनकाल था 1242 से 1246 ईस्वी। बहराम शाह के बाद उसके पोते अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली का सुल्तान बनाया। तो बहराम शाह के बाद उसके पौत्र यानी पोते को ही अलाउद्दीन मसूद शाह जो उसका पौत्र था यानी पोता था उसको 1242 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने दिल्ली का सुल्तान बनाया। बलबन ने षड्यंत्र रचकर 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। और वहीं पे बलबन ने षड्यंत्र रचकर जो है 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। और उसके बाद बना नासिरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल था 1240 से 1266 ईस्वी। बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। तो बलबन जो था 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद अकेला ऐसा सुल्तान था जो टोपियाँ सीकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। तो नासिरुद्दीन महमूद ऐसा अकेला सुल्तान था जिसने टोपियाँ सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था। वह सुल्तान की तरह नहीं रहता था। नासिरुद्दीन महमूद जो था सुल्तान की तरह नहीं रहता था, वह एक आम व्यक्ति की तरह रहता था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद का विवाह जो है अपनी ही पुत्री के साथ कर दिया था। तो बलबन की बेटी थी, उससे उसका शादी कर दिया था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद का निकाह कर दिया था। यह विवाह 1249 ईस्वी में हुआ था और यह विवाह जो हुआ यानी निकाह वह 1249 ईस्वी में हुआ था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था जो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन ने अपने राज्य की समस्त शक्तियाँ बलबन को सौंप दिया था। तो नासिरुद्दीन जो था अपने राज्य का समस्त शक्ति जो है बलबन को सौंप दिया था। सुल्तान नासिरुद्दीन धर्मपरायण व्यक्ति था। तो सुल्तान नासिरुद्दीन जो था धर्मपरायण व्यक्ति था। वह कुरान की नकल कर उसको बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। और सुल्तान नासिरुद्दीन जो है कुरान की नकल करता था और उसको बेचकर ही अपनी आजीविका चलाता था। क्योंकि सुल्तान नासिरुद्दीन बहुत ही आम तरह से रहता था, आम व्यक्ति की तरह रहता था और वह कुरान की नकल कर उसको बेचकर ही अपनी आजीविका चलाता था। वह सुल्तान की तरह नहीं रहता था। भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन को दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन महमूद को जो है दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1246 ईस्वी को नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान कर उसे अमीर हाजिब बनाया था। तो 7 अक्टूबर 1246 ईस्वी को जो है नासिरुद्दीन ने बलबन को जो कौन सी उपाधि दी थी? तो उल्गू खां की उपाधि बलबन को दी थी नासिरुद्दीन ने और अमीर हाजिब बनाया था और साथ ही अमीर हाजिब का भी पद दिया था। मिनहाजुल सिराज नासिरुद्दीन के शासनकाल में मुख्य काजी नियुक्त हुआ और मिनहाजुल सिराज नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही मुख्य काजी के रूप में नियुक्त हुआ। उसने अपना ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी नासिरुद्दीन को समर्पित किया। तो मिनहाजुल सिराज का एक पुस्तक है, उसका नाम है तबकात-ए-नासिरी, उसको नासिरुद्दीन को समर्पित किया। उसमें नासिरुद्दीन के बारे में ही लिखा गया है। नासिरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही हलाकू नामक मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया और नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही बलबन ने जो है तुर्कान ए चिहलगानी जिसमें 40 सरदार रहते थे उसको विनाश किया, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान ए चिहलगानी का पद। तो उसको बलबन ने समाप्त कर दिया तुर्कान ए चिहलगानी का। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अकस्मात मृत्यु हो गई। तो 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की अकस्मात जो है मृत्यु हो गई थी। नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, अतः बलबन ही उसका उत्तराधिकारी बना। तो बलबन ही उसका उत्तराधिकारी बना। बलबनी वंश 1266 से 1290 ईस्वी। तो बलबनी वंश अब हम लोग देखते हैं तो गुलाम वंश को ही गुलाम वंश, फिर मामलुक वंश, बलबनी वंश, उसको कितने नामों से जाना जाता है। इसमें बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो बलबन भी गुलाम वंश के अंतर्गत ही आया था। तो
बलबन का शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। वह गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दीशीन हुआ। तो बलबन जो था वह गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दीशीन हुआ। गियासुद्दीन बलबन वीर योद्धा था। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में असफल हुआ। बलबन के दरबार में इतिहास प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हुसैन राज्याश्रय पाते थे। तो बलबन के दरबार में इतिहास प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हुसैन राज्याश्रय पाते थे, उसके ही राज्य में रहते थे। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल तुर्क ए चहलगानी को खत्म कर दिया था। तो बलबन ने ही तुर्कानी चहलगानी को समाप्त कर दिया था। इसकी स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था तुर्कानी चहलगानी का, परंतु बलबन के समय समाप्त हो गया था। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की और साथ ही बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते थे जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली बदायूं के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था। उसका मूल नाम मोहम्मद हसन था और उसका मूल नाम जो था मोहम्मद हसन था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो अमीर खुसरो जो था प्रसिद्ध सूफी संत जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य थे। खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। तो खुसरो को जो है अमीर खुसरो जो थे उनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार व तबला की आविष्कार खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली दरबार की शोभा बने रहे। तो सितार व तबला जो था उसका आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था और देखा गया है बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली के जो भी सुल्तान हुए उनके दरबार में वे शोभा बढ़ा रहे थे और तबला और सितार का जो आविष्कार हुआ वह अमीर खुसरो ने ही किया था। तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने दरबार में सिजदा यानी सुल्तान के सम्मुख घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोश यानी पाँव को चूमना के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया था। तो बलबन ने क्या किया था, दरबार में 2 प्रथा लाया था, सिजदा और पैबोश। सिजदा का अर्थ हुआ सुल्तान के सम्मुख घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोश का मतलब हुआ पाँव को चूमना। 2 प्रथा को जो है अनिवार्य कर दिया था। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाया और बलबन ने अपने परंपरा को जो है दरबार में जो है ईरानी परंपरा के अंतर्गत ही सजाया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू करवाया। तो बलबन ने नवरोज उत्सव भी शुरू करवाया था। यह फारसी रीति रिवाज पर आधारित था और नवरोज जो था फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। 1279 ईस्वी में बंगाल के तुगरिल बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1279 ईस्वी में बंगाल के जो तुगरिल बेग था उसने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बलबन लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा गया था। तो देखा गया 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा जो पुत्र था मोहम्मद मंगोल सेना से लड़ते हुए जो है मारा गया था। 1286 ईस्वी अपने पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे में के कारण ही 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की भी मृत्यु हो गई थी। जब उसका पुत्र मर गया तो वह काफ़ी सदमे में आ गया और 1286 ईस्वी में ही यानी 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन ने स्वयं को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज घोषित किया और बलबन ने स्वयं को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज घोषित किया। बलबन ने दिल्ली के आसपास बसे मेवाती डाकुओं का दमन किया था। बलबन ने दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग यानी दीवाने बरीद को ही गुप्तचर विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना करवाई। तो बलबन जो था नए विभाग यानी गुप्तचर विभाग दीवाने बरीद का स्थापना करवाया था। बलबन के शासन का आधार कुरान के नियम थे। तो बलबन के शासन का जो आधार था कुरान के नियम। बलबन ने दीवाने विजारत यानी राष्ट्र विभाग और दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की और साथ ही उसने 3 विभाग की स्थापना किया था। फर्स्ट था दीवाने बरीद, उसके बाद आया दीवाने विजारत और उसके बाद आया दीवाने अर्ज। दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग, दीवाने विजारत यानी राष्ट्र विभाग, उसके बाद आया दीवाने अर्ज इसका मतलब सैन्य विभाग। तो 3 विभाग की स्थापना करवाया था बलबन ने। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद 1287 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो बलबन की मृत्यु जब हो गई 1287 ईस्वी में, उसके बाद कैकुबाद 1287 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उस समय वह मात्र 18 वर्ष का था। तो कैकुबाद जो था उस समय मात्र 18 वर्ष का ही था। कैकुबाद ने एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया। तो कैकुबाद एक गैर तुर्क सरदार जो था जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी था को अपना सेना नियुक्त किया था, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ही था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वह प्रथम खिलजी सुल्तान था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकबाद को लकवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन कैमूर्स को गद्दी पर बिठाया और कैकबाद को लकवा मार गया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तुर्क सरदारों ने जो है 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन कैमूर्स को जो गद्दी पर बैठा दिया। 1290 ईस्वी में बलबनी वंश या गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर्स को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार डाला। उसके बाद देखा गया 1290 ईस्वी में बलबनी वंश या फिर गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसका अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर्स था, को जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको मार डाला। और इस प्रकार बलबनी वंश या फिर गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश खत्म हो गया, समाप्त हो गया 1290 ईस्वी में। तो गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से, देखते हैं बताते हैं आप लोग, 1206 से गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक का काल था गुलाम वंश का। उसके बाद आया खिलजी वंश। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह प्रथम शासक था खिलजी वंश का। इसने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, नींव डाली थी। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, शमशुद्दीन कैमूर्स के तक ही रहेगा।